नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी मेहरा क्लासेस में। मैं अर्पिता, आपकी हिंदी की एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं एमपीएस प्रोफेसर 2026 की। तो आप जानते हैं हमारे लिए फुल कोर्स तो जरूरी है और पढ़ाई भी आप सभी की चल रही होगी, पर हमें सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, प्रैक्टिस जरूरी, क्योंकि अब हमारी परीक्षा में हो रही है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। तो उससे हमें बचना, सावधानी से निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हम क्या लाए हैं, फुल कोर्स और ढेर सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एमपी के ही नहीं, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ के। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9200925830। आप हमारा प्ले स्टोर से मेहरा क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि देखिए अभी क्या है हमारी, आपको पता है 2024-25 में अभी लगातार वैकेंसी आ चुकी हैं। और अब पता नहीं कि 1-2 साल, कितने साल हो जाएगा, 3 साल भी हो सकते हैं, हमें वैकेंसी देखने ना मिले। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, तो हमारे साथ जल्दी जुड़िए। और देखिए हमारे में नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें क्या है, इससे सावधानी से बरतना है। तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। और आप जानते हैं कि देखिए प्रैक्टिस तो होगी और साथ में क्या हमें बहुत सारा रिवीजन भी करना है। तो यहाँ पे देखो आपको फुल कोर्स मिलेगा और हमारा जो 2024 का कोर्स है वो भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा। उसमें भी आपको देखो मिलेगा उस फुल वीडियो कोर्स, मतलब उसका पूरा कोर्स आपको मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, सारी पीडीएफ मिलेंगे और सेम यहाँ भी मैं दूंगी आपको। तो आपके पास डबल कोर्स होने जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। और आपको मैं आज यहाँ पे कराऊंगी यूनिट 3 है आपकी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके कुछ प्रश्न। तो चलते हैं आप अपनी स्लाइड की ओर। देखिए तो फिर हम क्या देख रहे थे, हमारी इकाई 3। इकाई 3 का नाम क्या है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आज हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे हम हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा और उसके कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार। ठीक है। आप जानते हैं ये इतिहास लेखन की परंपरा क्या होती है। जैसे कि आप इतिहास पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास। तो उसमें भी आप देखते हैं कि पहले कौन से राजा थे, उन्होंने कौन से युद्ध किए हैं, फिर उनके बाद कौन से, एक क्रम से चलता है। ऐसे ही हमारी हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा होती है। उसमें भी क्या हमें पता होना चाहिए कि पहले जैसे आदिकाल आता है, भक्ति काल आता है, आदिकाल में कौन से कवि थे, उन्होंने कौन सी रचना की है, और उसके जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति, ये सब कुछ हमें जानना जरूरी है। तो वो हमें मिलता है हमारी हिंदी साहित्य लेखन में। तो देखिए अब ये शुरुआत होती है हमारे इतिहास लेखन परंपरा की। तो पहले इसमें क्या मिलता है, हमें कुछ कवियों का संग्रह मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक व्यवस्थित, पहले ये भक्ति काल की कुछ रचनाएं मिलेंगी हमें, फिर आधुनिक काल में हम आ जाएंगे, तो वहां से शुरुआत होगी, ठीक है। तो चलते हैं तो अपने अगले प्रश्न पर। आप जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भक्तमाल में कितने छप्पय थे। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा, 72, 200 या 316 या 450। देखिए आप जानते हैं भक्तमाल किसकी रचना है, देखो अग्रदास भक्ति काल की है, देखो भक्ति काल की रचना है, ठीक है, भक्ति काल। अग्रदास जी हुए, अग्रदास उनके शिष्य थे, कौन थे शिष्य उनके, नाभादास, ठीक है, नाभादास जी। उन्होंने भक्तमाल की रचना की है, भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में हमें मिलते हैं कितने कवि, भक्त का माल में हमें मिल जाते हैं 200 कवि। 200 कवियों पर 316 छप्पय हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 316। अब देखिए 316 छप्पय हो गए और 200 कवि हुए, तो आप देख सकते हैं कि बहुत से छप्पय ऐसे होंगे जो एक कवि पर एक लिखा गया होगा, ठीक है। तो देखो इसका सन क्या हो जाता है हमारा, इसका सन हो जाता है 1585, ठीक है, 1585 हो जाता है।
अब देखिए ये तो हमारी पहली रचना होगी जिसमें हमें कुछ कवियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसमें छप्पे मिलते हैं हमें कवियों के। कितने छप्पे मिलते हैं हमें? 316 छप्पे मिलते हैं 200 कवियों पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल में ही जो हमें कृष्ण भक्ति शाखा है, ये किसके थे? राम के, राम भक्ति शाखा के। ठीक है, राम भक्ति से। कृष्ण भक्ति शाखा में आप जानते हैं बल्लभाचार्य जी हुए, बल्लभाचार्य जी हुए और इनके पुत्र विठलनाथ जी हुए। ठीक है, विठलनाथ जी हुए। तो देखिए इनने बल्लभाचार्य जी कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। तो इनकी रचना मतलब इनके शिष्यों के आधार पर एक रचना हुई 84 वैष्णवों की वार्ता, वैष्णवों की वार्ता। और एक और रचना हमें मिलती है 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? गोकुलनाथ जी की, गोकुलनाथ जी की। तो ये भी इनके ही शिष्य रहे होंगे। तो इन्होंने बल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी दोनों के शिष्यों पर ये लिखी है वैष्णवों की वार्ताएं। तो क्या इनके बारे में परिचय मिल जाता है। तो ये कुछ शुरू की रचनाएं हैं। तो देखो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वो कहते हैं गोकुलनाथ जी ने ये दोनों रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव नहीं लिखी, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कुछ श्रद्धा जो पद वगैरह हैं वो गोकुलनाथ जी के हैं। और देखिए आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति रचना कर रहा है अपने गुरु की रचना, मतलब गुरु के बारे में लिख रहा है, शिष्यों के बारे में लिख रहा है, तो उसमें वो अपनी प्रशंसा नहीं करेगा। तो इस तथ्य से ये क्या है, गलत साबित होता है, पर मानी अभी जाती है गोकुलनाथ की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमें मिलता है एक रचना मिलती है हमें कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। कालिदास हजारा मिलती है किसकी? कालिदास त्रिवेदी की, कालिदास त्रिवेदी की। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी की। तो ये कब आती है? ये है हमारे रीति काल की रचना, रीति काल की। इसमें 1000 पद हैं, कितने? 1000 पद हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? कालिदास जी की रचना, कालिदास त्रिवेदी की रीति काल की रचना आती है। इसमें भी कुछ पद हमें मिलते हैं इसके कवियों के बारे में। ठीक है, तो फिर आप समझिए कुछ भक्ति काल की रचना मिलती है और कुछ रीति काल की मिल जाती है, जिसमें हमारे कवियों के बारे में कुछ लिखा गया है, उनके बारे में पद दिए गए हैं या फिर उनकी रचना के बारे में। चलिए फिर अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? देखो 4 पद्धति आपके सामने, इनमें से लोकप्रिय कौन सी है? वर्णाक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या कालक्रमानुसार पद्धति? तो देखिए ये सारी पद्धति कैसी होती मैं आपको समझाती हूँ। वर्णाक्रम कैसे होगी? वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर कैसे? अंग्रेजी रखा जाता है, क्योंकि देखो शुरू की रचनाएं हुई थी उनमें अंग्रेजी में रखा गया है, जैसे राशिदा दासी की, अभी आगे हम वो भी देखेंगे। वर्ण क्रम के आधार पर तो आप जानते हैं जैसे हम लिखें वर्ण क्रम में क्या है, हमें उसमें काल विभाजन मिलता है कि शुरू के कवि कौन से हैं, अंत के कौन से, उसमें मिल जाते हैं कि नाम के आधार पर है। देखिए मैं समझाऊं तो जैसे हम लिखे महादेवी, महादेवी। ठीक है, और वही मैं लिखूं अगर मीराबाई, ठीक है, तो अब देखो इनको साथ में रखा जाएगा, पहले महादेवी आ जाएंगी फिर एम आई, मतलब बाद में क्या आंसर आएंगी? मीराबाई। और आप जानते हैं कि इन दोनों का क्या है, समय बहुत अलग है, ये आधुनिक काल की है। ठीक है, आधुनिक काल की हो जाती है, और मीराबाई क्या है? हमारी भक्ति काल की। तो क्या है आप जानते हैं दोनों से क्या है, हमारी जो समाज की परिस्थिति है वो भी बदल जाती है।
तो उस आधार से हमारी एक अच्छी समझ विकसित नहीं होती कि मीराबाई की कैसी थी और महादेवी की कैसी थी। तो उसके लिए क्या हमें एक अच्छे से व्यवस्थित रूप में इनको जमाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम विधिवादी पद्धति। जब हम विधिवादी पद्धति देखते हैं तो इनमें हम तीन चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं हम जाति, वातावरण वातावरण और क्या देखते हैं? क्षण विशेष। तो देखिए, जाति देखते हैं जब हम, तो जाति से हमारा संबंध कुछ हमारे क्या से भाषा के आधार पर जाती है। यहाँ पे धर्म से आप इसको जोड़िए नहीं, क्योंकि ये भाषा के आधार पर जाति मानी जाती है। हिंदी भाषी लोग वह जाति हो जाएगी। और वातावरण, आसपास हमारी जो परिस्थिति क्या रही है वो, और क्षण क्षण में क्या हो रहा था उस समय, तो इस चीज को हम देखते हैं। ये विधिवादी पद्धति हो, और ये हमारी सर्वश्रेष्ठ पद्धति कहलाती है। इसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना और उनके बाद कई रचनाएं इसी में हुई हैं विधिवादी पद्धति पर। अब आई वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति कैसी है? जिसमें देखो हमें कालक्रम तो मिलेगा, ठीक है, और क्या है, नॉर्मली तथ्य मिल जाते हैं। फैक्ट समझते हैं आप, कैसे उनकी रचना क्या थी, उसका सन क्या था और किस काल में वो आते हैं। कुछ विशेष जो जानकारी होती है वो नहीं मिलती है, जैसे प्रवृत्ति के आधार पर क्यों बांटा गया है, उनकी जो विशेषताएं थी कुछ, ये सब चीजें हमें इसमें नहीं मिलती है। ये मिलती है हमें इसमें हमारे विधिवादी पद्धति पर। और कालक्रम आप समझ ही जाते हैं कि पहले हमारा भक्ति काल के समय से, माफ कीजिएगा, आदिकाल आएगा। पता नहीं लेजर काम नहीं कर रही है। एक पहले हमारा आदिकाल आएगा, फिर भक्ति काल आएगा, फिर उसके बाद प्रीति काल आ जाएगा, फिर आधुनिक आएगा। अब इनको बांटते कैसे, मतलब इनका जो विभाजन होगा तो समय पे बांटना, तो उसको क्या कहते हैं? अलग अलग समय में खंड करना। क्या हम करेंगे? खंड। तो यहाँ पे वो हो जाती है हमारी कालक्रम अनुसार पद्धति। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी ये चारों पद्धति, मैं आशा करती हूँ। तो देखिए, हमारे सबसे जो लोकप्रिय है तो वो हमारी विधिवादी पद्धति है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है। आप कौन सा प्रश्न है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? अब देखिए, हिंदी साहित्य का हमें जो इतिहास लेखन की परंपरा है सर्वप्रथम जब चालू होती है तो वो हमें किस भाषा में मिलती है? तो बताइए, फ्रांसीसी में मिलती है, अंग्रेजी में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, हिंदी में मिलती है? तो किस में मिलती है? बहुत अचंभे की बात कि हम साहित्य तो लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात हो रही है, पर वो हमें मिलता है फ्रेंच में, हमारी फ्रांसीसी में। क्यों? क्योंकि देखो, ये लिखा है किसने? गाशा दत्ताशी ने, हमारी गाशा दत्ताशी ने। ठीक है, गाशा दत्ताशी ने। कौन सा ग्रंथ है इनका सबसे प्रथम लिखा गया? जो देखिए, इनका ग्रंथ है सबसे पहले जो लिखा गया है, इस्तवार द ला लिटरेट्यू इंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी। इसमें क्या है, ये कब आया था पहली बार? किसने लिखा है? गाशा दत्ताशी ने पहली बार। इस बार डाला लिटरेट्यू हिंदुस्तानी। इदुई का अर्थ हमारा क्या हो जाता है यहाँ? हिंदी से, हमारी हिंदी से हो जाता है। और हिंदुस्तानी, यहाँ पे हिंदुस्तानी से हो जाता है हिंदुस्तानी, हमारी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का अर्थ मतलब उर्दू, और हिंदी का अर्थ हमारी हिंदी। ठीक है, इससे। और ये कब लिखा गया था? गाशा दत्ताशी का ग्रंथ ये लिखा गया था 1839 में। ठीक है, और इसमें कुल कवि कितने थे? तो कुल कवि थे हमारे 738, और जिसमें से हमारे हिंदी के कवि कितने थे? माफ कीजिएगा, 72 कवि थे हमारे हिंदी के। ठीक है, और फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इसमें मैं बता रही थी आपको वर्ण क्रम के आधार पर रखा गया है। इसमें अभी पहले बता के आई हूँ महादेवी और महावन मीराबाई के बारे में, तो वो वर्ण क्रम के आधार पर, वो भी किसी अंग्रेजी के आधार पर रखा गया है। और इसके दो भाग हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है को। एक आता है हमारा 1839 में, एक आता है हमारा
1847 में। तो ये आपको पहला ग्रंथ है जो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कितने भागों में बांटा है, कब आया है, कितने कवि हैं, हिंदी के कवि कितने हैं हमारे, विशेषतः हिंदी के कितने कवि हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा, हमें जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। तो ये किसका ग्रंथ है, शिव सिंह सैगर का, शिव सिंह सैगर का। ये भी क्या है, हमें वर्ण क्रम पर आधारित है, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ये हमें 1883 में मिल जाता है देखने को। और इसमें क्या है, हमारे 1000 के समथिंग हमें कवि, लगभग 1000 के समथिंग हमें कवि मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जॉर्ज ग्रीशम का, ठीक है, जो शायद मैंने आगे प्रश्न रखे हैं कुछ उसमें होंगे। तो चलिए तो आगे का प्रश्न हम देखेंगे। हाँ देखिए, ये है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें क्या है, पहली बार कवियों को कालक्रम अनुसार किस ग्रंथ में वर्गीकृत किया गया था। तो किसमें किया गया, इस्तवार गल्ला लिटरेटी इदोई ए हिंदुस्तान। ये मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, ये वर्ण क्रम पर आधारित, तो ये कट जाएगा, ठीक है। शिव सिंह सरोज, ये भी मैंने बताया, ये वर्ण क्रम के आधार पर है। और देखिए अब आगे हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। और उसके बाद आता है मिश्र बंधु विनोद। तो देखिए हमारे काल विभाजन पर हमने क्या बांटा है कि हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है, ये हमारे जॉर्ज ग्रीशम, किसकी, जॉर्ज ग्रीशम की। वो जॉर्ज ग्रीशम की है, कब आई, ये आती है हमारे 1888 में। और इसमें क्या है, 11 कालखंडों में इसे बांटा गया है, ठीक है। बाकी का इनको वर्ण के आधार पर था, ये था हमारे कालखंड के आधार पर, 11 कालखंड इसमें है। और इसके बाद आता है मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने भी अपना क्या है, 5 वर्णों में 5 खंड किए हैं इसके। और इतने कवि हैं इसके अंदर, ये मानते हैं 5000 कवि। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद क्यों, ये मिश्र बंधु थे, ठीक है। मिश्र बंधु थे, ये 3 भाई थे, 3 भाई थे, क्या नाम थे उनके, पहले सुखदेव, गणेश और श्याम बिहारी, ये तीनों भाई थे। श्याम, ठीक है, श्याम बिहारी, ये तीनों भाई थे। इन्होंने हंसी मजाक में ही, मतलब अपने मजे आ रहा है और करते करते उन्होंने 5000 कवियों का संग्रह कर दिया, उसे क्या नाम दे दिया, और मिश्र बंधु विनोद। क्या क्यों विनोद, क्यों, क्योंकि उन्होंने हंसी मजाक में आराम से हंसते खेलते उन्होंने ये काम कर दिया था। आप सोच सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कार्य कि 5000 कवियों को की कवियों की रचनाएं संकलित करना, वो इन्होंने इतने आसानी से कर दिया। आप जानते होंगे कि रीतिकाल की जो रचनाएं, काल की जो कवि हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं से लिए गए हैं, ठीक है। वैसे ही जॉर्ज ग्रीशम से कुछ कुछ लिए गए हैं। उन्होंने देखो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो शिव सिंह सैगर का जो है शिव सिंह सरोज, इसको वो कहते हैं कवि ब्रत संग्रह, कवि ब्रत संग्रह, ठीक है। और वहीं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कहते हैं बड़ा कविवृत संग्रह, ठीक है। और वहीं जब वो मिश्र बंधु विनोद की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकांड, मतलब बहुत बड़ा प्रकांड कवि वृत संग्रह, ठीक है। तो ये क्या है, आपको बातें याद रखनी है। और आप जानते हैं इसके बाद आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, तो वो आता है हिंदी शब्द सागर की, नागरिक विचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसकी विधिवादी पद्धति के आधार पर मैं बता चुकी हूँ आपको। उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। इनका समय क्या हो जाता है, 1929, तो इसे याद रखिए। चलिए तो फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
देखिए अब क्या है, माफ कीजिए प्रश्न मैंने 2 बार रख दिया शायद। देखा गया हाँ माफ कीजिएगा, ये प्रश्न वो 2 बार हो गया, मैंने दूसरा रख रही थी कॉपी हो गया होगा जहाँ तक। तो ठीक है, हटा देते हैं इसको। ये आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दे देती हूँ। देखो हमें क्या है, ये ग्रंथ पढ़ने हैं इनके बारे में कि हमें सन याद करके चलना है इनकी, और किस कवि का है ये हमारे महत्वपूर्ण देखना है, तो हम इसको करेंगे आज। देखिए इस बाद हिंदुस्तान में आपको बता ही चुकी हूँ, ये गाशदासी का है, कितने में आया था, 1839 में आया था। फिर उसके बाद तस्कराई शुराई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन का है, इससे हमारे प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उर्दू वाला हो जाता है ना, पर जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। वहीं फिर हम दूसरा देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह किसका है, महेश का है। समय भी आप देखते चले 1873 हो जाता है। शिव सिंह सरोज 1883, ये हमारे क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका है जॉर्ज क्रिएशन का है। और इसके बाद क्या है, हम देखते हैं हिंदी गोविंद रत्नमाला। रत्नमाला मतलब कवियों की रत्नमाला, आप ये समझ सकते हैं, जैसे माला है, माला मोतियों की बनी होती है, वही ये रत्नमाला किसकी बनी है, कवियों की बनी है। किसने बनाई है, श्याम सुंदर दास ने। फिर उसके बाद विश्वबंधु विनोद है जो आता है हमारे 1913 में, ये भी हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। मैं स्टार बनाती जा रही हूँ उस पर, ठीक है, विश्वबंधु विनोद का, विश्वबंधु जी द्वारा। और देखिए ये अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1917 किसका है, एडविन ग्रिव्स का है। और आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 किसकी, FE का, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रज माधुरी सार, इससे क्या है, हमारे शुक्ल जी ने कुछ वो सामग्री ली है सहयोग के रूप में, तो उनका नाम आ जाता है जी, किसकी है, वियोगी हरि की है। फिर हिंदी साहित्य विमर्श किसकी है, पद्मलाल पद्मलाल बख्शी की। फिर उसके बाद हमें देखने मिलती है हिंदी भाषा का विकास, इसकी श्याम सुंदर दास की, ये भी हमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और कविता कौमुदी किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी की, इससे भी हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सहयोग लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसमें मैं 3 स्टार बना देती हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, किसने लिखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। फिर उनके बाद आते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य, 1930 में किसने, श्याम सुंदर दास जी ने लिखी। और मैं बता चुकी हिंदी साहित्य के इतिहास से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये नागरिक विचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आइए तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, किसका है, सूर्यकांत शास्त्री का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 किसकी है, रामशंकर शुक्ल रसाल की। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 किसकी, हरिओद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर किसकी मिलती है हमें, धीरेन्द्र, वो सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदी साहित्य 1933 में किसकी, धीरेन्द्र वर्मा की, ठीक है। यहाँ हरिओद का हमें याद कर लेना जरूरी है क्योंकि क्रम से हमें पूछ लिए जाते हैं। फिर आइए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 किसकी है, कृष्ण शंकर शुक्ल की। फिर आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है हमें, क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें हमें क्या मिलता है, आदिकाल और भक्ति काल ही देखने मिलता है, आदिकाल और भक्ति काल, और बाकी रीति थोड़ा बहुत है और आधुनिक बिल्कुल नहीं लिखा गया है। कुछ कारण रहे होंगे कि राम कुमार वर्मा जी लिख नहीं पाए, कितने में, 1938 में आया। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंद्रनाथ मदान जी का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये देखो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि किसका है, हमारे हज़ार प्रसाद द्विवेदी का, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं SPD, ठीक है।
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। फिर उसके बाद आइए तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, इसकी ब्रजरत्न दास की। फिर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर वैष्णव का है, 1941 में आया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी काव्यधारा आ जाती है 1944 में, किसकी? राव संगीतयान की। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी का वीर काव्य, हमें हिंदी वीर काव्य मिल जाता है, किसकी? टीकम सिंह तोमर की। फिर आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये किसकी है? नंदराय पांचू की। ये छायावाद के लिए महत्वपूर्ण है हमारे, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य रहे थे। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है, 1949 में आई थी। फिर आगे बढ़ते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी है? नंदराय वाजपेयी की है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी? परशुराम चतुर्वेदी की है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 से हजार शताब्दी, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हजार शताब्दी हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ये भी हमें महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़े तो साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विरोचन शर्मा का। फिर उसके बाद देखेंगे तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में किसके द्वारा संपादित किया गया है? नागरी पिछाड़नी सभा द्वारा, 1961 में आया। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर। देखिए अगली स्लाइड है, इसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का, ये वैज्ञानिक रूप का है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, नगेंद्र और हरदयाल दास। अब देखिए हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें ये ग्रंथ बहुत जरूरी हो जाता है, इसमें बहुत अच्छी सी प्रवृत्तियां दी होती हैं। जब बच्चे ग्रेजुएशन में होते हैं तो बहुत अच्छी बुक है ये पढ़ने के लिए, एक समझ अच्छे से विकसित हो जाती है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ठीक है, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे की है, 1981 में आई है। और देखो जैसे मैं याद कर लेती हूँ कि माता जी का जन्म वर्ष यही है तो मुझे याद हो जाता है क्या कौन सी थी, इसलिए आप कुछ चीजों को जोड़ के देखें तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें रटना पड़ता है, क्योंकि हमारी जैसे शिक्षा व्यवस्था उस आधार पर ही हमें चलना है। आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगा सबने, 1985 में किसका? विश्वनाथ त्रिपाठी का। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इसमें क्या है? व्यास सम्मान मिला है इनको, रामस्वरूप चतुर्वेदी को। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तो महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ना ही पड़ता है बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधार इतिहास सुमन राजे का। फिर हमें मिलता है आधा इतिहास क्यों है सर, आप बता सकते हैं? देखिए अभी तक जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो पुरुषों के आधार पर लिखे जा रहे थे, पुरुषों ने लिखे तो उनकी क्या आधिक मानसिकता उसमें आदि उनके विचार है, और ये जो है आधा ये नारी के आधार पर लिखा गया है, इसलिए आधा इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास मिलाप द्वारा। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास मीर जमात द्वारा। अब देखिए कुछ राजस्थानी में काम किए गए हैं राजस्थान पर, तो देखो वो की है मोतीलाल मेहनारिया है, और कि इनकी ग्रंथ हम इसलिए जरूर होते हैं अगर हम वो राजस्थान का पेपर देंगे तो उसमें इनकी प्रश्न बन सकते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी का पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेहनारिया था। ठीक है, फिर चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका है? प्रभुदाल का। फिर आगे बढ़ते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, विजेंद्र स्नातक का। फिर आ जाते हैं हम पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांता वाली द्वारा। देखिए आज हमारे इतने ही प्रश्न थे और ये डिटेल थी जो आपको याद कर लेनी पड़ी, महत्वपूर्ण मैंने आपको बता ही दिए हैं। और जो कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और क्लास कैसी आपको लगी वो भी बताइएगा। और देखिए आपको तैयारी करनी है तो हमारे यहाँ फुल कोर्स भी मिलेगा आपको, और मैं तो आपको फुल कोर्स करवाऊंगी एमसीक्यू की सहायता से। वहीं आपको 2024 का जो हमारा बैच है वो भी आपको पूरा मिलेगा, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो और टेस्ट नोट सब कुछ आपको मिलेंगे।
मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी। एमसीक्यूज की सहायता से चल रहे हैं। हमने हमारे 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम अपने तीसरी यूनिट पर ही चल रहे हैं। तो अभी आप अगर जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा, वरना अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पर बहुत बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि देखो आप कवर कर सकते हैं, फिर बाद में कवर करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और आपको पीवाई को मिलेंगे कहाँ के, एमपी के, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के। तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ। फीस आपकी मात्र है 3,500 रुपए। ठीक है, 3500 में इतना अच्छा आपको बैच मिल रहा है। तो ये सुनहरा मौका ना गवाएं और जल्दी हमारे मेहरा क्लास का ऐप इंस्टॉल करें। और आपके लिए नंबर है जुड़ने के लिए 9200925830। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी हो कक्षा, कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं फिर घर।